हालिया दहशतगर्दी के वाकयात पर बात हम कर रहे हैं और इसी पर बात करने के लिए दिफाई तजियाकार एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे मौजूदा सूरत हाल में, जिस तरह एक नई लहर हम देख रहे हैं दहशतगर्दी के वाकयात की। हाल ही में हमने मार के हक में शानदार फतह समेटी और दुनिया इसकी शाहिद है। फिर हमने अफगानिस्तान को भी सबक सिखाया। क्या वजूहात समझते हैं ये जो नई लहर शुरू हो गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ही एक अफसोसनाक सूरत हाल है जिससे हम लोग सब गुजर रहे हैं। पहले भी जैसे मैंने आपके किसी एक प्रोग्राम में कहा था कि ये जो सारा कुछ आजकल हो रहा है, एक्सरसाइजेज और ये दहशतगर्दी, ये सब पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए हो रही है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज 11 नवंबर है और आज बिहार में वोटिंग का आखिरी दिन था। इसीलिए बीजेपी और लोग बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बीजेपी जो है बिहार का इलेक्शन हार जाएगी। इसीलिए अगर आपने देखा हो तो उन्होंने एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करने के लिए, क्योंकि हमेशा इंडियन इलेक्शंस के अंदर एंटी पाकिस्तान बयानिया बहुत बिकता है, उन्होंने कल दिल्ली में एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया और अब इसी तरह उन्होंने पाकिस्तान के अंदर 2 अटैक्स किए, कल एक वाना में और आज इस्लामाबाद में। ये एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। अगर उनके पास कोई एविडेंस था कि पाकिस्तान इसके अंदर इन्वॉल्व है तो उनके पास ये बड़ा नादिर मौका था कि वो उसको दुनिया के पास लेके जाते और बताते कि जी के पाकिस्तान इन एक्टिविटीज में शामिल है। लेकिन उनके पास कभी भी हमारे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं रहा, सिवाय उनका मीडिया जो कि क्या कहते हैं, जिसको मोदी मीडिया कहा जाता है, वो जो है क्या कहते हैं, हर वक्त पाकिस्तान के खिलाफ बोलता रहता है विदाउट एनी एविडेंस। अब अगर वो दिल्ली में भी, अब दिल्ली वाले वाकये को भी 48 आवर्स गुजर गए, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई एविडेंस ये नहीं दिया कि क्या कहते हैं कि इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व था। उसके दूसरी तरफ आप ये देखें कि जब वाना में हुआ तो हमने मेरा ख्याल चंद घंटे लगाए जब हमने कहा कि ये जो दहशतगर्द हैं ये अफगानिस्तान से आए हैं और इस यानी कि हमारे इस क्लेम के ये सबूत है। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि इंडिया जो है बजाय इस इलाके में एक रीजनल स्टेबलाइजर बनने के, वो एक रीजनल डिसरप्टर बन गया है और उसकी वजह से इस इलाके के सारे ममालिक बाशमूल पाकिस्तान सारे ही इस वक्त किसी ना किसी दहशतगर्दी की लहर के अंदर मसरूफ। अच्छा सईद साहब, जिस तरह आपने भी कहा कि सबूत तो नहीं दिए भारत ने कभी भी, और अभी रिसेंट अगर बात की जाए 10 मई के वाक़े की, जब पहलगाम उनका वाक़या होता है और उसके बाद हमने ये फिर जंग जीती भी, लेकिन सारी सूरत हाल के बाद अगर फिर से वही हरकतें शुरू हो जाएंगी तो हालात अब किस तरफ जा रहे हैं? फुल फ्लैश वॉर की तरफ क्या हालात जाते हुए दिखाई देते हैं आपको? मेरा नहीं ख्याल कि ये फुल फ्लैश वॉर की तरफ जाएंगे, क्योंकि देखिए हम दोनों ममालिक जो हैं वो क्या कहते हैं, एक न्यूक्लियर कंट्रीज हैं और हम दोनों के दरमियान एक न्यूक्लियर बैलेंस मौजूद है। अगर हम कन्वेंशनल वॉर, हम दोनों ममालिक आपस में लड़ ही नहीं सकते। हमें एक दूसरे के साथ अगर जंग करनी है तो हमें कन्वेंशनल डोमेन में उसके नीचे रह के जंग करनी पड़ेगी, जिसका मतलब है कि हम 4-5 दिन के अंदर एक दूसरे को जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाएं। इंडिया ने 1998 से 4 मरतबा कोशिश की है, कभी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के तहत, कभी पहलगाम वाकये में, कभी पुलवामा में उन्होंने ये सारी कोशिश की, लेकिन हर जगह वो नाकाम हुए। अब वो जो है अपने प्रॉक्सीज के थ्रू, अफगानिस्तान के थ्रू हमें डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करें, क्योंकि उनको पता है कि जी के एक कन्वेंशनल वॉर में वो पाकिस्तान को हरा ही नहीं सकते और ना 2 न्यूक्लियर ममालिक के दरमियान एक लॉन्ग कन्वेंशनल वॉर हो सकती है। लेकिन सईद साहब ये भी फरमाइएगा कि जिस तरह आपने अफगानिस्तान का भी हवाला दिया, हमने तो 12 कोशिश भी की और जहां तक भारत का ताल्लुक है उसको हमने जवाब दिया, जिस और पूरी दुनिया में उस पर उसकी हजीमत का सामना करना पड़ा उस पर। लेकिन अफगानिस्तान के ऐसे में क्या मजबूरी, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहे हैं। यही बहुत अफसोस की बात है कि देखिए ना, सिर्फ हमने ताल्लुकात ही नहीं चाहे, हमने कोई 40 साल से हम उनकी मेहमान नवाजी भी कर रहे हैं।
आज भी लाखों अफगानी ऐसे हैं कि जिन्होंने प्रॉपर वीजा या डॉक्यूमेंट्स अपने पाकिस्तान के बनवाए हुए हैं, वो आज भी पाकिस्तान में नॉर्मल पाकिस्तानियों की तरह रह रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, यहाँ शादियां कर रहे हैं, उनके बच्चे यहाँ पढ़ लिख रहे हैं या नौकरियां कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त वो जो हुकूमत है वहां, जो तालिबान की हुकूमत है, उन्होंने वॉर को अपनी इकोनॉमी का एक जरिया बना लिया है। वो ये चाहते हैं कि जंग होती रहे, हमें लोग पैसे देते रहें, और क्योंकि इस पैसे का कोई अकाउंटिंग नहीं है ना, जब ये जिसकी जेब में चला गया उसकी जेब में चला गया। और अब उनको ये नजर आ गया कि जब तक जंग रहेगी, हम कभी पाकिस्तान के अंदर इन्वॉल्व होंगे, कभी हम चाइना में इन्वॉल्व होंगे, कभी हम अजरबैजान में इन्वॉल्व होंगे, कभी हम रशिया में इन्वॉल्व होंगे, और इन सब ममालिक के अंदर या डिस्टेबलाइजेशन करने के लिए कोई ना कोई मौजूद होगा जो हमें पैसे देगा। लेकिन और इन्होंने तालिब्स को अब आज को कहते हैं ना, एक ह्यूमन फॉडर बना दिया है, और वो उनसे उन बच्चों से खुदकश बमबारी करवाते हैं और पैसे कमाते हैं। बिल्कुल, तो जिस तरफ आपने निशानदेही फरमा रहे हैं, ये तो यकीनी तौर पर बड़ी परेशान कुछ सूरत हाल होगी, लेकिन सारी सूरत हाल में नुकसान तो सिर्फ हमारे शहरियों को और पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, कहीं ना कहीं तो ये मामला फिर आखिर रुकेगा। तो इसका हल क्या है? देखिए, इसका हल जो है ना, सिर्फ 4-5 चीजें हमें करनी है। हमें एक सॉफ्ट स्टेट से एक हार्ड स्टेट की तरफ सफर करना है। ऑल्दो ये हमारे कल्चर के खिलाफ है, हमारी नेचर के खिलाफ है, लेकिन अब हमने ये इस तरफ सफर हमें करना पड़ेगा अफगानिस्तान के साथ। मीनिंग देयर बाय के जी कि अफगानिस्तान से कोई इधर एक प्रॉपर वीजे या डॉक्यूमेंटेशन के बगैर नहीं आ सकता। सिमिलरली यहां से वहां जो लोग कारोबार के लिए जाते हैं, उनको भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और वीजे लेने चाहिए। सेकेंडली, हमें जो है, जो सिविल हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे पुलिस है, सीटीडी है, या जो दूसरी डिपार्टमेंट्स हैं जो जिनका काम सिक्योरिटी को मेंटेन करना है, खासतौर पे केपीके में और बलूचिस्तान में, हमें ये चाहिए कि हम उनको और मजबूत करें। क्योंकि देखिए, इंटरनल सिक्योरिटी तो उन्हीं का हिस्सा है। फौज बॉर्डर तो देख सकती है, लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी में नहीं आ सकती। इसीलिए हमें जो इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन है उसको बेहतर करना है। खासतौर पर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस जैसे एमआई और दूसरी आईएसआई हैं, या सिविलियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे नेक्टा हैं। हमें चाहिए कि हम इनकी जो इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कोऑर्डिनेशन है इसको बहुत बेहतर करें, ताकि ये जो हमारे मुल्क के अंदर ये अफगानी आए हुए हैं टीटीपी की शेप में, हम इनको ढूंढें, इनको निकालें और इनको बस खत्म कर दें। लेकिन सैयद मोहम्मद खान साहब, यकीनी तौर पर आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। एक तो इंटरनल जो हमारे मामलात हैं, आज का वाक़या जो है इस्लामाबाद वाला खासतौर पे 10 से 15 मिनट रिपोर्ट हुआ है कि वो जो मुबैना दहशतगर्द था वहाँ पे वो घूमता रहा। तो इस सारी सूरत हाल में आपको इसको किस तरह से देखेंगे? और दूसरा, हमने अफगानिस्तान से इनका दाखिला भी तो आखिर रोकना है ना, तो उनसे किस तरह से बातचीत भी करके हमने देख ली, अब क्या मजीद किया जाएगा? देखिए, अगर जिस तरह हमारी लीडरशिप कह रही है, और मैं उनसे फुली एग्री करता हूं कि हमें जैसे दो मुल्क आपस में बात करते हैं, हमने प्यार से टीटीए से बहुत दरखास्त कर ली कि जी कि आप अपने मुल्क को में जो टीटीपी है उसको कंट्रोल करें, क्योंकि वो हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी कर रहे हैं। अगर उनको ये प्यार की जुबान समझ में नहीं आ रही, ठीक है ना, तो अब हमें चाहिए कि हमें, जिसको कहते हैं, लोहे के दस्ताने पहन लेने चाहिए। और अब हमें अफगानिस्तान के अंदर घुस के, जिस तरह हमने पिछले 2 हफ्ते पहले किया था, हमें जो भी हम समझते हैं कि यहाँ टीटीपी या दहशतगर्दों के ठिकाने हैं, हमें उन ठिकानों को तबाह करना चाहिए, और खुद हमें करना चाहिए, और हमें दुनिया को बताना चाहिए कि हम ये करें। दूसरा, हमें अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। जो मैं आपसे कह रहा हूं ना कि हमें एक हार्ड स्टेट बनना पड़ेगा। जी जी। हमें पाकिस्तान के अंदर दाखिले को जरा सख्त करना पड़ेगा। जिस तरह ये हमारे अफगान भाई बगैर किसी कागजात के आते जाते हैं, मेरा ख्याल अब नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है, नहीं आप कह रहे हैं कि बॉर्डर पे जो है वो सख्ती होनी चाहिए, एक हार्ड किरदार हमें अदा करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल रिटायर्ड सैयद मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।